मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी संततता यानी कि 5वें चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं और इसमें आपको ये सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं इसका। और फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा चुका है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ आपको ग्राफ्स दिखाने वाले हैं, यानी कि रेखा चित्र दिखाने वाले हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ्स कैसे बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, यह एक दिया गया फंक्शन यहाँ पे इस प्रकार से है और उसके बाद ऐसे, यानी कि यहाँ से फंक्शन की शुरुआत होती है, यहाँ से ये फंक्शन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है और उसके बाद ये फंक्शन में यहाँ पे एक गैप मिल जाता है। गैप के बाद फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंड हो रहा है, तो एंड होने का मतलब ये हुआ कि बीच में ही एक जगह जो ब्रेक मिल गया, एक गैप क्रिएट हो गया। इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अगर इस प्रकार से हम फंक्शन की शुरुआत करें, यहाँ पे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किसी प्रकार का कोई गैप ना हो, कोई होल ना हो, तो ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शन कहे जाते हैं। अगर हम इस प्रकार के एक फंक्शन को बना रहे हैं यहाँ पे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हो गया है, एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में यहाँ पे जो गैप बन रहा है, इस गैप की वजह से ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं इस प्रकार के कुछ फंक्शन की बात करूँ, ऐसे ये साइन फंक्शन आपको याद आ रहा होगा, इसके पहले आपको बताया जा चुका है। इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने पर किसी प्रकार का कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए। दूसरा, मैं एक प्रकार से और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का एक फंक्शन टेंजेंट फंक्शन आपके सामने बनाया गया था, यानी कि tan थीटा का फलन tan x का ग्राफ बनाया गया था। ये फंक्शन जो है इस प्रकार से बनता है। तो पूरे रियल नंबर की अगर बात करूँ तो ये टेंजेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आप देख रहे हैं कि यहाँ आगे जो ग्राफ बन रहा है वो फिर से यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि एक गैप के बाद दूसरा इसका हिस्सा बन रहा है ग्राफ का। जब ऐसे पीस वाइज फंक्शन बनता है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहे जाते हैं। और अगर फंक्शन एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंटिन्यू अपने ग्राफ को कहीं लाइन को कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए मैथमेटिक्स की भाषा में, ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने देखा है, मैं अगर आपसे कहूँ कि ग्राफ ये मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आपके यहाँ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की ही बात की जाएगी। और अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और यानी कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलने वाला है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर किसी फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट, बात ध्यान से सुनिएगा। फ़िलहाल सारी बातें आपको नोट्स में टू द पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको कैसे सिखाया जाए। तो लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं सिखा रहा हूँ कि यदि किसी दिए गए बिंदु पर, जैसे एक फंक्शन मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक इस प्रकार से फंक्शन बना दिया मैंने।
इस फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर y इक्वल टू एफ एक्स में इस बिंदु को मैंने मान लिया कि x इक्वल टू a, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस यहाँ पर a है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ रही है, क्योंकि आपको समझना है वास्तव में ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी ली जाती है, बहुत छोटी डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, h। ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, h डिस्टेंस मानी जा रही है। इसी प्रकार तो इस बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, ये ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू a प्लस h हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में अगर इसके आता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस h, इस प्रकार से हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू a माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा घबराते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से। मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर हमको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ। तो मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो कही जाएगी राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, यानी कि y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, x इक्वल टू a है, यानी कि एफ ए। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो कहा जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन समतत है। तो आपके क्लास 12th का जो 5वां चैप्टर है उसके पहले पार्ट में केवल कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है, उसके दूसरे पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई है। तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ, बाकी सारी बातों को आपको बताया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ्स के बारे में, कुछ जनरल ग्राफ्स के बारे में आपको बताया गया। कॉन्टिन्यूटी का मतलब अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों चीज़ें समान हो गई तो कहा जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट इसे नोट कर लें। मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के, और आपकी हर्षरूप शर्मा की जो मोस्ट परफेक्ट बुक मैंने आपको बताई है उसका एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है। ये एक्सरसाइज 5.1 से पहले का एक्सरसाइज है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 8 आपके सामने है। कहा गया है कि इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी की जांच कीजिए, यानी कि इसकी समततता की जांच कीजिए। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आता है ऐसे ही लिखा जाता है, समततता की जांच कीजिए, कॉन्टिन्यूटी की चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देखते हैं जो यहाँ पे कंडीशन के लिए दिए गए, यानी कि x के जिन मानों पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करना है। बहुत आसानी से चलता हूँ, यहाँ पे देखूँगा कि x लेस दैन 0 लिखा गया है, यानी कि x लेस दैन 0 की एक कंडीशन है हमारे पास, ये फंक्शन दिया गया है। x ग्रेटर दैन 0 की कंडीशन के लिए 1 दिया गया है, और x इक्वल टू 0 के लिए 1 दिया गया है। यानी कि 0 के लिए x का मान जब 0 है तो उसके तीनों वैल्यूज़ के लिए हमको यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। x लेस दैन 0 जहाँ पे है वहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, x ग्रेटर दैन 0 जहाँ पे है वहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है वहाँ पे x इक्वल टू 0 पर, यानी कि f0 का फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f0 की वैल्यू वही हो जाएगी। आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर LHL के लिए x इक्वल टू 0 माइनस h तथा लिमिट h टेंस 0 रखने पर LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंस 0, f0 माइनस h का मतलब माइनस h। अब इस दिए गए फंक्शन, यानी कि 0 माइनस h का मतलब मैंने कहा था जहाँ पे x लेस दैन 0 हो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन काम करेगा, यानी कि यहाँ पे हमको रखना है जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस h रखना है।
लिमिट h टेंड्स 0 1 -2 x की जगह पे -h रखना है। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे, यानी कि h की जगह पे 0 रख देंगे तो सीधे सीधे फंक्शन का मान यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है -0, तो यानी कि वो 0 दे देगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आपने कैलकुलेट किया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि जहाँ पर ग्रेटर देन 0 की x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन हो, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 दिया गया, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका हम कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं। बिना किसी कैलकुलेशन के हमारा राइट हैंड लिमिट मिल गया, क्या 1 मिल गया। x इक्वल टू 0 यानी कि फंक्शन की वैल्यू भी, यानी कि f0 का मान भी क्या मिल गया, 1 मिल गया। आप देख रहे हैं कि LHL, RHL और f0 तीनों की वैल्यू 1 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 के लिए ये दिया गया फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। अभी इसमें फंक्शन को अभी और आगे लिखा गया है और 1 के लिए भी कंडीशन दी गई हैं। x लेस दैन 1 के लिए यही फंक्शन लिखा गया है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन लिखा गया है और x इक्वल टू 1 के लिए भी यही फंक्शन काम करने वाला है। यानी कि x इक्वल्स टू 1 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन पे ज्ञात करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, दोनों के लिए काम किया था, यहाँ पे भी काम करेगा। और उसके बाद x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट जो है वो इस फंक्शन के लिए काम करने वाली है और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान इसी से मिलने वाला है। बात कर रहा हूँ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की। अब सीधे लिख दूँ, मेरा विचार है कि सभी विद्यार्थी अब समझ सकते हैं। RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f1 प्लस h, क्योंकि 1 पे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 1 प्लस h हो जाएगा, 0 पे कैलकुलेट करता था तो 0 प्लस h या 0 माइनस h होता था, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि राइट हैंड लिमिट वहाँ पे काम करेगी जहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन, x ग्रेटर देन की कंडीशन यहाँ पे इस फंक्शन के लिए काम कर रही है। यानी कि जहाँ पे इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे रख देंगे हम लोग 1 प्लस h, 2 1 प्लस h माइनस 1, इस प्रकार से लिखा गया है। अब हम यहाँ पे फंक्शन ये लिमिट की वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट का मान रखने पर। RHL इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। ये हो गया RHL का मान। RHL के बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होगी, यानी कि और LHL इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे भी कोई वेरिएबल फंक्शन होगा, x के टर्म्स में कोई इक्वेशन होता तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती, लेकिन x लेस दैन 1 के लिए यहाँ पे 1 दिया गया है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन दिया गया, तो सेम यही वैल्यू हो जाएगी, यानी कि LHL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके अलावा अभी फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और f1 की वैल्यू आप ध्यान दें, x इक्वल्स टू 1 के लिए यही फंक्शन दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 है ही माइनस 1, यानी कि ये 1 दे रहा है। आप देखें कि RHL 1 है, LHL भी 1 है और फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, यानी कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस था और x इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर आंसर लिखने का तरीका ये है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0,1 पर समतत है। ये आंसर लिखने का तरीका हो गया आपका। इस प्रकार से आंसर लिखा जाएगा आपके बोर्ड में, तो आपको फटाफट फुल मार्क्स मिलेंगे।
इसको स्टूडेंट नोट कर लें। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने है, ये भी एग्ज़ाम्पल ही है आपकी बुक का और NCERT का एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए भी और बोर्ड देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ये सारे एग्ज़ाम्पल्स। इसी वजह से बता रहा हूँ। इनके बताने के बाद आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आप पूर्ण रूप से लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के आप पूरे मास्टर होने वाले हैं। आइए बढ़ता हूँ आगे। x ग्रेटर दैन 1 के लिए ये फंक्शन काम किया गया है, यानी कि अगर 1 पर मुझे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो इस फंक्शन को यूज किया जाएगा। x इक्वल टू 1 के लिए ये दिया गया है, 11 वैल्यू दी गई है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 11 रखी जाएगी। इसके अलावा x लेस दैन 1 के लिए यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है a, b और x के टर्म्स में। तो x इक्वल टू 1 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो इस फंक्शन को यहाँ पे रखा जाएगा, इस फंक्शन का यूज किया जाएगा। बात करूँगा एक एक प्रकार से, यानी कि x इक्वल टू 1 पर RHL सीधे लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत आसान हो गया है अब। RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f1 प्लस h। बिल्कुल वही रटा रटाया प्रोसेस जो लगातार पिछले वीडियो में भी आपने देखा, यहाँ पे भी देख रहे हैं। इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0, इस फंक्शन में जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम लोग 1 प्लस h यूज करेंगे, यानी कि 3a x की जगह पे 1 प्लस h प्लस b। अब h टेंड्स 0 का मतलब अगर लिमिट की वैल्यू अप्लाई की जाएगी तो h की जगह पे 0 रखा जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 3a प्लस b मिल गया। आप जान रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब राइट हैंड लिमिट जो है वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, आप जान रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि RHL इक्वल्स टू f1, दिस इम्प्लाई 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए, यानी कि इस फंक्शन का जब आपने RHL कैलकुलेट किया तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर LHL की, और LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f1 माइनस h। जहाँ पर 1 से छोटे मान के लिए फंक्शन डिफाइंड किया गया हो उसी मान पे चलते हैं। x लेस दैन 1 के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड किया गया है क्वेश्चन में, तो इसी में जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 माइनस h अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स 0 5ax की जगह पे 1 माइनस h माइनस 2b। इस प्रकार से h की जगह पे रखूँगा 0 रखूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 5a माइनस 2b। आप जानते हैं कि फंक्शन चूँकि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर LHL इक्वल टू f1 भी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से आपने देखा कि 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 2 आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मुझे सॉल्व करना है, जैसे आप हमेशा से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। क्लास 6-7 के स्टैंडर्ड से आप a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं। फिलहाल मैं सीधे कैलकुलेट करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू हो जाएगा 22। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो मैं देख रहा हूँ ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 11a इक्वल्स टू 33, यानी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 33/11, यानी कि ये हो जाएगा 3। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप 1 में रख दें। पुट a इक्वल्स टू 3 इन 1, दिस इम्प्लाई 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 11 implies that b इक्वल टू 11 माइनस 9, यानी कि b इक्वल्स टू 2। b इक्वल्स टू 2 एक आंसर आपने यहाँ पे निकाला है, a इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आपने एक रिजल्ट निकाला है b इक्वल्स टू 2।
तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मज़ा आता है हल करने में, कोई समस्या नहीं होती है। स्टूडेंट्स स्वयं मास्टर बन जाएंगे इस चीज़ों के, मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली। इसको आप नोट करें। एक्सरसाइज 5A पे पहुँचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उठा रहा हूँ। इसके पहले के 5-6 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं। जब हम इन चीज़ों को बता देंगे आगे के क्वेश्चन, तो विद्यार्थी उन क्वेश्चंस को भी बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक 5A क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और कहा गया है कि बताइए ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बात करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे x = 0 है, फंक्शन यहाँ पे 1 दिया गया है, यानी कि x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब x ≠ 0 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहीं पर हमको लेफ़्ट हैंड लिमिट और यहीं पे हमको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर x = 0 के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, चेक कर लें, उसके बाद आइए दिखाता हूँ ज़रा। x = 0 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने कहा f0 - h का मतलब 0 से छोटा मान, यानी कि निगेटिव मान, इसी के लिए काम करेगा। x ≠ 0 का मतलब 0 से छोटा और 0 से बड़ा, दोनों मान इसी फंक्शन पे लाई कर रहे हैं। sin² a, x की जगह पे आपने क्या कहा, 0 - h का मतलब -h हो जाएगा यहाँ पे, अपान -h का होल स्क्वायर। अगले स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0 sin² a - h का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायरिंग फंक्शन है। वैसे तो sin -θ - sin θ होता है, क्योंकि sin -θ = sin θ आप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्क्वायरिंग हो जाए, अगर स्क्वायरिंग हो जाए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा sin² ah अपान h²। इसके फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ूँगा और लिमिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों को आपको बताया जा चुका है। फ़िलहाल एक बार फिर से बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। आप एक फार्मूला जानते हैं, चूँकि लिमिट θ टेंड्स 0 sin θ/θ = 1। तो यहाँ पे θ/θ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे a² से यहाँ पे a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखें ज़रा कैसे हो रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स 0। ये a² हम लिमिट से पहले लिखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखना चाहते हैं a²। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे sin ah अपान ah का होल स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, यानी कि a² × 1 यानी कि a²। आप देखें कि x = 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई थी। यहाँ पे जो आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट x = 0 पर कैलकुलेट किया वो a² आ रहा है। इसका मतलब आगे अब हमको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे केवल बात हो रही थी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लूँगा, यहाँ हियर LHL इज़ नॉट इक्वल टू f0, अतः x = 0 पर फलन असंतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ये आपका रिजल्ट हो जाता है। इसको विद्यार्थी नोट कर लें आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 विद्यार्थियों के सामने है। sin 1/x if x not equals to 0,
0 दिया गया है इफ़ x इक्वल्स टू 0। पूछा गया है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो फ़िलहाल तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्यों है वो विद्यार्थी जान जाएंगे। अभी कंपटीशन के स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि चीज़ें समझना यहाँ पे बहुत आसान होता है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आती हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट सीखना होगा मैथमेटिक्स का। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा तब फिर से कॉन्सेप्ट की ओर चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बातें होती हैं, बहुत ही मज़ा आता है इनको समझने के बाद। मैं यहाँ पे सीधे लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0। हाँ विद्यार्थी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती है। वहाँ पे भी सब बिल्कुल शार्ट में लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी का भी नंबर नहीं कटने वाला है। LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा जो मान x का दिया गया हो। आप देख रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से छोटे मान और 0 से बड़े मान दोनों के लिए यही फंक्शन काम करने वाला है। इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 साइन x की जगह पे माइनस h, यानी कि -1/h। हम माइनस शुरू में निकाल लेते हैं और लिमिट h टेंड्स 0 साइन 1/h। यहाँ पे जो साइन 1/h आया है ये साइन इनफाइनाइट दे रहा है। अगर वैल्यू रखें यहाँ पर h का मान 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या दे रहा है, ये साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बस केवल ये कह सकते हैं कि ये एक बाउंडेड वैल्यू होगी, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा एक निश्चित सीमाओं के मध्य बंधी होगी, यानी कि -1 से +1 तक की वैल्यू ये फंक्शन हमारा क्या वैल्यू दे सकता है, -1 से +1 तक का कोई एक मान दे सकता है। यानी कि आप यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है, और जब इसका कोई यूनिक वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है यहाँ पे, ये तो अलग बात है। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे -1 से +1 तक की एक परिमित राशि, यानी कि फाइनाइट वैल्यू, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई एक वैल्यू की तो बात कही नहीं गई है। आप जानते हैं -1 से +1 तक में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अतः दिए गए फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ज्ञात की जा सकती, अतः फलन असंतत है। अतः फलन असंतत है। ये आपका रिजल्ट आ रहा है इस प्रकार से। इसको नोट कर लें आप। ये क्वेश्चन नंबर 16 पे लेके चलता हूँ, और ये भी कुछ विशेष क्वेश्चन हमको दिख रहा है। यहाँ पे जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो लिखा गया है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की जांच कीजिए, यानी कि फलन के सातत्य की जांच कीजिए। तो फलन के सातत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले मैं इस साइड की ओर देखता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। x -3 है, x इक्वल टू -3 है, x ग्रेटर देन -3 है, यानी कि x इक्वल टू 3 पर तीनों कंडीशन हैं हमारे पास। सॉरी -3 पर, x इक्वल टू -3 पर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों मानों की जांच करने वाले हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि x लेस दैन 3, यानी कि 3 के लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। x ग्रेटर दैन 3, यानी कि x इक्वल टू 3 के लिए हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। और x इक्वल टू 3 के लिए भी हम यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को मिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल राइट, सही क्वेश्चन ये।
तो यहाँ पर 3 और -3 दोनों के लिए कंटिन्यूटी की जांच की जानी है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे -3 पे कैलकुलेट करूँगा, 3 पे आप कैलकुलेट करेंगे, कोई समस्या होने वाली नहीं है। x = -3 पर सीधे लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f -3 -h। यही तो है, फटाफट चालू करते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स 0, इसी फंक्शन में x की जगह पे -3 -h मॉडुलस के अंदर, और ये +3 हो जाएगा इस प्रकार से। आगे लिमिट की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे इतना लिखने के बाद, यानी कि h की जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा mod ऑफ -3 +3। mod ऑफ -3 का मतलब +3, और यहाँ पे +3 पहले से, यानी कि 6। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट x = -3 पर क्या कैलकुलेट किया, प्लस का 6 कैलकुलेट किया। अब और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f -3 +h, यही तो बताया गया है आपको। तो फटाफट यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स 0, और यहाँ पे हो जाएगा यही, जहाँ पे -h था वहाँ पे +h कर लिया जाए, यानी कि mod ऑफ -3 +h +3 हो जाएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ूँगा, लिमिट की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और ये हो जाएगा mod ऑफ -3 +3, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6। अभी एक काम और बचा है कि f -3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f -3 के लिए भी यही फंक्शन काम कर रहा है हमारे पास, और f -3 इक्वल्स टू mod ऑफ -3 +3, mod ऑफ -3 की वैल्यू हो जाएगी +3 पहले से है 6। आपने देखा कि LHL का मान +6, RHL का मान +6, और फंक्शन की वैल्यू भी +6 है। अतः दिया गया फलन x = -3 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को कि कई बार अलग अलग किताबों में यहाँ पर लिमिट h टेंड्स 0 - ऐसे अपर सफिक्स में लिखा गया है, यानी कि 0 - लिखने का मतलब ये हुआ कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की जा रही है। फ़िलहाल उससे कोई वास्ता नहीं है, आप लिखें या ना लिखें। इसी प्रकार से यहाँ पे भी राइट हैंड लिमिट के लिए 0+ लिखा गया है, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। 0+ 0- आप लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इस पार्ट को समाप्त करूँगा और आगे लेके आऊँगा पार्ट 3, जिसमें कि आपको बचे हुए कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू।